सुमित्रा अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुमित्रा का बेटा रवि अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, दीपा बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। फिर माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। मैं तेरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर बेटा एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा तो दे। मैं देखना चाहती हूँ क्या वो घर परिवार को संभालने वाली है या नहीं। माँ, वो थोड़ी मॉडर्न है, पर वो घर संभाल लेगी। बेटे की जिद के आगे सुमित्रा की एक न चली और फिर रवि की शादी दीपा के साथ हो जाती है। शादी के बाद मम्मी जी, आप तो बस पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती हैं। थोड़ा उठ के किचन का काम कर लिया करो। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ज्यादातर काम घर का रवि ही कर दिया करता था। शुगर बढ़ गई है, इसलिए मुझे कम दिखाई देता है। ऑपरेशन के लिए रवि ने डॉक्टर से बात की थी, लेकिन शुगर कम नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे। रसोई में कुछ उल्टा सीधा खाने में गिर गया तो तुम लोगों को ही दिक्कत होगी। ज्यादातर रवि मेरी मदद किया करता था। ये बात तो रवि ने मुझे कभी नहीं बताई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां नौकरानी बनकर आई हूं। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारा घर है, नौकरानी क्यों हो तुम? इतना तो आपको दिखाई देता है ना कि घर का झाड़ू पोछा कर सको। जो काम आप कर सकती हो वो काम आप ही करोगी। अब खड़ी मत रहो और जाकर झाड़ू पोछा कर लो और कपड़े धो लो। ठीक है बहू, मैं कर लेती हूँ। सुमित्रा घर का झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह सब धो देती है। बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। आपको तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, थोड़ी देर में दूंगी। अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुमित्रा भूख से बेहाल होती है। वो खुद ही रसोई में जाकर खाने के लिए फ्रिज खोलती है। जैसे ही वो फल बाहर निकालने लगती है, उसका हाथ ऊपर वाले बर्तन पर लग जाता है और उसमें रखी हुई दाल नीचे गिर जाती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर दीपा बाहर आती है। 2 मिनट का सब्र नहीं होता आपसे? लो, काम बढ़ा दिया मेरा। अगर 2 मिनट खाना नहीं मिलता तो मर नहीं जाती आप। बहू, अब मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से मेरा हाथ लग गया। गलतियां बहुत होती हैं माँ जी आपसे। आपकी गलतियों की सजा मैं क्यों उठाऊं? अब पोछा लेकर आओ और ये सारी दाल साफ करो। ऐसा कहकर सुमित्रा के हाथ से सेब लेकर खाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुमित्रा फिर से सारी साफ सफाई करके अपने कमरे में आती है और पानी पीकर लेट जाती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और शाम हो जाती है। शाम को जब रवि घर आता है तो उसकी माँ तब तक सो ही रही होती है। देखो न रवि, मैं सुबह से घर के काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ खाती है और सो जाती है। न किसी काम में मेरी मदद करती है और न ही मेरे से बात करती है। मैं पूरा दिन माँ जी करती रहती हूँ और वो मुझे भाव तक नहीं देती है। तभी रवि गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, ये क्या लगा रखा है? जब भी मैं घर आता हूँ तुम रोज मुझे सोए हुई मिलती हो। घर का सारा काम दीपा करती है। जब तक मैं आता हूँ वो भी थकी हुई लगती है। आपको तो दीपा पहले दिन से ही पसंद नहीं है। बेटा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई थी। सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला। तुझे तो पता ही है कि मैं शुगर की मरीज हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए होता है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तुम बजाय मुझे पूछने के अपने पत्नी का साथ दे रहे हो। तुम भी बस मेरे घर आते ही शुरू हो जाती हो दीपा की शिकायतें लगाने में। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर तुम बहू लेकर आती तो उसके साथ कैसा बर्ताव करती। सुमित्रा चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था। वो कितना भी रवि को समझाएगी पर उसे समझ में नहीं आएगा। शाम का खाना जब दीपा बना देती है तो सुमित्रा देवी को 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी देकर, ये लो आपका खाना, या तो आप अभी खा लो या फिर बाद के लिए रख लो। सुमित्रा उसमें से एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने साइड में रख लेती है। अगली सुबह, रवि बेटा, मेरा शुगर टेस्ट कर दे। मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास भी ले जा। माँ, तुम शांति से अपने कमरे में पड़ी नहीं रह सकती हो क्या? जब देखो कोई ना कोई काम बताती रहती हो। अब मैं ऑफिस जाऊं या आपका शुगर टेस्ट करूं? खाना खाने में थोड़ा एहतियात किया करो, तो शुगर भी ठीक हो जाएगा।
पर आपको तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। दीपा भी शिकायत कर रही थी कि पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। रवि शुगर टेस्ट करता है। वो देखता है कि उसकी माँ का शुगर काफी बढ़ा हुआ है। फिर वो दवाई देकर कुछ खाने को देता है। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दीपा, माँ का थोड़ा ध्यान रखना, आज उनका शुगर काफी बढ़ा हुआ है। मैं तो उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, पर मेरी सुनती ही कहाँ है। शाम के समय। आपका आराम अभी तक खत्म नहीं हुआ? घर में सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दिन यहाँ लेटी रहती हो, थोड़ा बाहर निकला करो। बहू, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं आराम कर लेती हूँ। बाहर तक जाने में कोई आपके पैर नहीं घिस जाएंगे? बाहर निकलो तो अच्छा भी लगेगा। अब मैं सब्जी भी खरीद कर लाऊं और उसके बाद खाना भी बनाऊं। सुमित्रा थैला लेकर सब्जी लेने चली जाती है। बाजार घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अभी सब्जी ले रही थी कि उसे बहुत तेज चक्कर आया और वो सड़क पर गिर गई। कुछ लोग भागकर उसे उठाते हैं और फुटपाथ पर बिठाकर पानी पिलाने लगते हैं। तभी वहां उनके पड़ोस की एक औरत सुमित्रा को पहचान लेती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? शायद इनको चक्कर आ गए हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो इन्हें इनके घर ले जाओ। वो औरत सुमित्रा को सहारा देकर घर ले जाती है, जब तक घर पर रवि भी आया हुआ होता है। रवि बेटा, तुमने अपनी माँ को इस हालत में बाजार क्यों भेजा? इन्हें वहां चक्कर आ गया, अगर कुछ और अनहोनी हो जाती तो? माँ, तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बहुत मना किया था, पर ये जिद करने लगी कि थोड़ा बाहर निकलूंगी तो अच्छा लगेगा। उस औरत के चले जाने के बाद, रवि, बुरा मत मानना, लेकिन जब से हम दोनों की शादी हुई है, मम्मी जी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा इनका लगा ही रहता है। क्यों ना हम इनको वृद्धाश्रम भेज दें? देखो ना, वहां पर भी तो और लोग रहते हैं, और हर वक्त नर्स और डॉक्टर भी ख्याल रखने के लिए होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। जिंदगी की आखिरी सांसें मैं इसी घर में लेना चाहूंगी। मैं जिस घर में ब्याह करके आई थी, मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। ये सब फिल्मी डायलॉग है। हमें आपकी फिक्र है, तभी हम आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। वहां पर और लोगों के साथ आपका मन लगा रहेगा। हमने तो अभी ठीक से अपनी गृहस्थी भी शुरू नहीं की है। जब से शादी हुई है, बस आप ही की तीमारदारी किए जा रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना माँ। बस कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। आप अभी अपना सारा सामान पैक कर लो, ऑफिस जाते वक्त मैं आपको ले जाऊंगा। रोती हुई सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। बहू बेटा उसे खाना पूछने के लिए भी नहीं आते। सुमित्रा चेयर पर बैठे बैठे रोते रोते बेहोश हो जाती है। सुबह के समय जब रवि उनके कमरे में आता है, अपनी मां को इस तरह बेसुध पड़ा देखकर घबरा जाता है और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में रवि, सुमित्रा भाभी का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इनका बीपी भी हाई है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने 1-2 दिन से खाना ही नहीं खाया। डॉक्टर, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? अभी आपने उन्हें भाभी कहा और आप मेरा नाम भी जानते हैं। हाँ, मैं सुमित्रा को जानता हूँ। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी। तभी तुम्हारे पिताजी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर अफसोस, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने सुमित्रा से शादी कर ली। तब सुमित्रा भाभी ने मुझसे कहा था कि उन्हें कभी औलाद नहीं चाहिए, क्योंकि रवि ही उनकी औलाद है। ये बात तो तुम भी जानते होगे ना? ये सुनकर रवि के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो चक्कर खाकर दीवार को पकड़ लेता है। वो तो बचपन से सुमित्रा को ही अपनी मां समझ रहा था। इतना प्यार उसे बचपन से अब तक का सब कुछ याद आ रहा था। किस तरह माँ पिताजी से मार पड़ने पर उसे बचा लिया करती थी, उसकी की हुई गलतियों को अपने सिर ले लेती थी। बीमारी में भी सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाती थी। तुम्हें क्या हुआ रवि? लगता है तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वहां पर खड़ी हुई दीपा भी सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद, ये लो, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। ये तो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है। मेरी बात मानो, जैसे ही ये हॉस्पिटल से ठीक होकर आए, इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। चुप करो तुम समझ ही नहीं पा रही हो अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तुमने अभी सुना डॉक्टर ने क्या कहा कि वो मेरी माँ नहीं है। पर मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी माँ नहीं है? उन्होंने बचपन से मुझे समझा है। मैंने उन्हें हमेशा बचपन से अपनी माँ समझा है। मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। उनकी प्यार की ममता, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी। कितना मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को अपना मानकर पालना।
और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी इस बात का आभास तक भी नहीं होने दिया। समझो तुम वो कितनी महान औरत है। तुम खुद सोचकर बताओ, क्या तुम किसी और के बच्चे को पाल लोगी? माँ, माँ जैसी ही ठीक होगी मैं उन्हें लेकर घर जाऊंगा और उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे सच पता है। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगा। जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, बिल्कुल उसी तरह। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, भगवान ने मुझे बचा लिया। दीपा भी जब गहराई से इस बात को सोचती है तो उसे भी लगता है कि सुमित्रा ने बहुत बड़ा त्याग किया है और वो भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है। सुमित्रा ठीक होकर घर आ जाती है। रवि और दीपा दोनों उससे अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर वो दोनों सुमित्रा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। थोड़े ही दिनों में सुमित्रा खुश होने की वजह से ठीक होने लगती है और उसकी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है, जिससे उसे अच्छे से दिखने लगता है। तीनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में मधु नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। मधु के माता पिता दोनों सामान्य लंबाई के थे, किंतु मधु बौनी रह गई। गांव में सब लोग मधु का मजाक बनाते हैं। वो बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए आती तो उसे सब बौनी बौनी कहकर चिढ़ाते हैं। घर में भी सारा सामान उसकी लंबाई के अनुसार ऊंचा या बड़ा था। माँ, तुम तो जानती हो ना कि मेरी लंबाई नहीं बढ़ सकती। कम से कम मेरी नाप की चरपाई ही बनवा दो। तुम्हें पता है मुझे इतना ऊपर चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। गुस्सा क्यों हो रही हो बिटिया? मैं तेरे लिए चारपाई बनवा दूंगी और अपनी लंबाई को लेकर हर वक्त परेशान मत रहा कर। हमेशा खुश रहा कर। खुश रहने से भी क्या पता तेरी 1-2 इंच लंबाई बढ़ जाए। माँ, मेरी लंबाई क्यों रुक गई? पता है मुझे कितनी शर्म आती है। सब लोग मुझे 2.5 फुटी कहकर चिढ़ाते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर बेटा। लोगों का क्या है, वो तो मोटे को मोटा, गीढ़े को गीढ़ा, लंबे को लंबा और पतले को पतला ही कहते हैं। तुम जैसी हो मेरी प्यारी बिटिया हो। मधु 11वीं क्लास की छात्रा थी, किंतु स्कूल में सब लोग उसे हाइट की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। वो अकेली लास्ट वाली बेंच पर बैठती थी। मधु, मधु कहाँ है? क्या वो आज नहीं आई है? सारी क्लास की लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उन सब बैठी हुई लड़कियों के बीच में से मधु पीछे से आकर मैम से बोलती है, मैं आई हूं मैम। देखो मधु, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी हाइट में बहुत ही छोटी हो। आगे आकर बैठा करो। टीचर, सारी क्लास मेरा मजाक उड़ाती है, आगे भी नहीं बैठने देती। और जब मैं आगे बैठती हूँ तो कहती है, अरे इतनी लंबी लड़की आगे बैठ गई, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। सब बच्चे कान खोलकर सुन लो। मधु का इस तरह मजाक बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग ये देखो कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। मैं अभी तुम सबके नंबर बताती हूँ। सबसे ज्यादा नंबर मधु के ही आए हैं। मधु, यहाँ सामने वाली बेंच पर बैठ जाओ और रोज तुम मुझे इसी बेंच पर दिखाई देनी चाहिए। मधु की टीचर ने जब तारीफ करी तो सारी क्लास को मधु पर बहुत गुस्सा आया। स्कूल की छुट्टी होने पर वो सब मधु को घेर लेती हैं और उसे ताने देना शुरू कर देती हैं। इतने छोटे से शरीर में बड़ा सा दिमाग है, जरा ये तो बता, क्या खिलाती है अपने दिमाग को जो इतने अच्छे नंबर लेकर आती है? अपने शरीर को भी खिला लिया कर, क्या पता चमत्कार हो जाए और तू रातों रात लंबी हो जाए। देखती हूँ तुम आगे वाली बेंच पर कल कैसे बैठती हो। वो मेरी सीट है और मैं अपनी सीट किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बौनी। मधु रोते रोते अपने घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर गांव के लोग भी बोलते हैं, देखो तो ये बौनी रोते रोते घर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो इसके रोने से गांव डूब जाए। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अब क्या हुआ मधु, स्कूल क्यों नहीं जाना? सारी स्कूल की लड़कियां मुझे बौनी बौनी कहकर बुलाती हैं, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी मेरे बस्ते को उठाकर ऊंची जगह पर रख देती है, आगे भी नहीं बैठने देती है। बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती हो? लोगों की बातों में मत आया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी तो यही लोग तुम्हें अच्छी नजरों से देखेंगे। कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा, सब मेरी पीठ पीछे ही हंसते रहेंगे। आप दोनों की भी तो हाइट कितनी अच्छी है, फिर मैं क्यों बौनी रह गई? ये कहकर मधु जोर जोर से रोने लगती है। उसके माता पिता दोनों उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु वो रोना बंद ही नहीं करती और बगैर खाना खाए सो जाती है। उसके माता पिता उसका दर्द समझते थे, लेकिन क्या कर सकते थे। और जैसे जैसे मधु की उम्र बढ़ रही थी, वो दिन रात और ज्यादा अपनी हाइट को लेकर परेशान हो रही थी। अगले दिन
मधु जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। मैंने कहा ना माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। मधु बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुझे पता है तेरे माता पिता गरीब हैं। कितनी मुश्किल से मैं तेरे स्कूल की फीस दे पाता हूँ, घर की जरूरतें पूरी कर पाता हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बन जाए, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। क्या तू अपने माँ बाप के लिए उन सब लोगों की बातों को नहीं भुला सकती? मधु बिस्तर छोड़कर उठ जाती है और जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती है। टीचर के कहे अनुसार वो पहले बेंच पर बैठती है तो साथ वाली लड़की उसकी सीट पर पानी डाल देती है। मधु अपने रुमाल से पानी को साफ करके वापस उस सीट पर बैठ जाती है। ये देखकर वो लड़की उस सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है और मधु अकेली बेंच पर बैठी रहती है। सुनो बच्चों, कल हमारे स्कूल में एक जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए आ रहा है, इसलिए कल कोई पढ़ाई नहीं होगी, बस पूरा दिन जादू का खेल दिखाया जाएगा। टीचर की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और कुछ लड़कियां मजाक में बोलने लगती हैं। ओ मधु, कल जादूगर से बोलना तुझे लंबा कर दे। इसकी तो हाइट इतनी कम है कि जादूगर को ये दिखाई ही नहीं देगी। पर आज मधु को किसी की बात का बुरा नहीं लग रहा था। सुबह कही गई अपने पिताजी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं आज बिल्कुल शांत रहूंगी। ये लोग कोई मेरे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे माँ बाप की खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे रोज़ रोज़ रोने और परेशान होने से भी मेरे माता पिता दुखी रहते हैं। हम गरीब हैं तो क्या, हमें खुश रहने का भी अधिकार नहीं है? सारी लड़कियां आज बड़ी हैरान थीं कि मधु ना रोई और ना ही वो गुस्से में क्लास छोड़कर गई। अगले दिन स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। एक बड़ा सा स्टेज था। सारे बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। तभी स्टेज पर एक जादूगर आता है और अपने अलग अलग तरह के करतब दिखाने लगता है। तभी वो स्कूल की सबसे बड़ी लड़की को अपने पास बुलाता है और बौनी मधु को भी। देखो बच्चों, और मैं अपने जादू से इसको सबसे छोटी लड़की बना दूंगा और इस छोटी लड़की को मैं लंबा बना दूंगा। मधु के क्लास की लड़कियां गौर से देखने लगती हैं। उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा जाग जाती है कि आखिर मधु लंबी होकर कैसी लगेगी। तभी जादूगर उन दोनों को साथ साथ खड़ा कर देता है और एक लाल कपड़े से दोनों को ढक देता है। थोड़ी देर में अपनी छड़ी को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाता है और उसके बाद एक झटके से उस लाल कपड़े को हटा देता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि मधु लंबी और वो लंबी लड़की बौनी नजर आ रही थी। मधु को देखकर उसकी क्लास की लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मधु बहुत सुंदर लग रही थी। एक पल के लिए ही सही, लेकिन मधु को लंबा होना अच्छा लगा। तभी जादूगर वापस उन्हें साथ साथ खड़ा करता है और इस बार वो नीले रंग का कपड़ा लगाता है और दोनों को जादू की छड़ी से वापस पहले जैसा बना देता है। जादू का खेल खत्म हो जाता है। सब बच्चे अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। मधु भी बाहर आ जाती है। तभी उसकी क्लास की लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती हैं। आज तो तुझे बहुत अच्छा लगा होगा हमारी जैसी हाइट पाकर। और बता, मजा आ गया होगा ना? आज तो जिराफ जैसा फील हो रहा होगा। तभी उनकी टीचर जादूगर के साथ वहां आती है और जादूगर उन लड़कियों की बात सुनता है। मधु गर्दन नीचे करके खड़ी हुई थी। ये देखकर जादूगर को मधु पर बहुत तरस आता है। बहुत हो गया तुम लोगों का, जब देखो तुम इस बच्ची को परेशान करती रहती हो। चलो सब अपने अपने घर जाओ। उधर जादूगर अपनी गाड़ी में सामान रखने लगता है। उसके लाए हुए खरगोश और कबूतर वहीं एक पिंजरे में रखे हुए थे कि तभी एक गाड़ी वाला तेज रफ्तार में वहां से गुजरता है। मधु देखती है कि खरगोशों के ऊपर से पहिया उतर जाएगा कि वो भागकर जाती है और उन खरगोशों की जान बचा लेती है। जादूगर भी भागकर वहां पहुंच जाता है तो देखता है कि मधु ने उसके सारे खरगोशों को बचा लिया। बहादुर लड़की, तुमने मेरे खरगोशों की जान बचा ली। मैं सामान रखने में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने उस आती हुई गाड़ी को देखा ही नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा जादू दिखाते हैं अंकल। सच में आज आपने जब मुझे लंबा बनाया तो एक पल के लिए ही सही, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी अगर लंबी होती तो बहुत अच्छी दिखाई देती। अच्छी तो तुम अभी भी दिखाई दे रही हो। हाँ, पर मैंने देखा कि तुम्हें सब बच्चे छेड़ रहे थे, तुम्हारा मजाक बना रहे थे। ये तो इन लोगों के रोज का काम है। मेरे पिताजी कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होता, सिवाय आपके माता पिता के। अब मैं इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है।
मधु की बातें सुनने के बाद जादूगर दिल ही दिल बहुत खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही सच्चे दिल की है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, किंतु उसे तुम्हें रात को दूध में डालकर पीना होगा। उससे क्या होगा? वो तो बहादुर लड़की तुम्हें सुबह पता चलेगा। मधु घर आ जाती है और रात को जब उसकी माँ उसे दूध पीने के लिए देती है तो वो जादूगर द्वारा दिए गए पाउडर को दूध में मिलाकर पी लेती है और सो जाती है। अगली सुबह जब मधु नहीं उठती तो उसकी माँ उसे उठाने के लिए जाती है। मधु, ओ बेटा मधु, कितनी देर सोती रहेगी? चल जल्दी उठ, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। और मधु जैसे ही अपने ऊपर से चद्दर हटाकर उठती है, उसकी माँ और बाबा और खुद मधु भी हैरान हो जाती है। वो लंबी हो चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि यह जादूगर के दिए गए पाउडर का कमाल है। मधु का और उसके माता पिता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मधु जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाती है और आज सारी लड़कियां मधु को देखकर हैरान हो जाती हैं कि रात ही रात में ये क्या चमत्कार हो गया कि एक बौनी लड़की लंबी बन गई।